नमस्कार, मेरा नाम है अमित राणा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद अमित राणा में। तो यूनिट नंबर 3 योगा एंड लाइफस्टाइल का ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और अस्थमा के बारे में, और साथ ही साथ हम जानेंगे कि डायबिटीज़ और अस्थमा से केयर करने के लिए हमें कौन कौन से आसन्स परफॉर्म करने चाहिए। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे हम डायबिटीज़ के बारे में। तो डायबिटीज़ के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे, ये एक वैश्विक बीमारी है, मतलब ना केवल भारत में, अभी तो पूरे विश्व में जो है ये बीमारी फैली हुई है। तो इस बीमारी को डिफाइन कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। डायबिटीज इज अ कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज इन द ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन विच कॉजेज शुगर टू बिल्ड इन ब्लड स्ट्रीम इंस्टेड ऑफ बीइंग यूज्ड अप बाय द बॉडी सेल्स। मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर जो है एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं पैंक्रियाज, और वो पैंक्रियाज जो होती है वो इंसुलिन नामक का एक हार्मोन जो होता है उसको निकालती है। तो अगर हमारा पैंक्रियास इंसुलिन को निकालना बंद कर देता है तो खाने में जो शुगर होती है ना, वो शुगर डायरेक्टली हमारी ब्लड स्ट्रीम में चली जाती है। जबकि होना क्या था शुगर का, उस शुगर का जो है यूज़ होना था हमारी बॉडी की सेल्स द्वारा। तो अगर इंसुलिन नहीं निकलता है पैंक्रियास से तो हमारी बॉडी की सेल्स जो होंगी उस शुगर को यूज़ अप नहीं कर पाएंगी और वो शुगर डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाके मिल जाएगी। तो यही कंडीशन जो होती है, इसी कंडीशन को बोलते हैं हम डायबिटीज़। दो तरह की डायबिटीज़ होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जब हमारा पैंक्रियाज इंसुलिन को नहीं निकालता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ होती है कि जब पैंक्रियाज इंसुलिन को निकाल रहा है मगर हमारी बॉडी जो है उस इंसुलिन को यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, उसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज़। देखते हैं सिम्टम्स क्या होते हैं इसके। तो इसके सिम्टम्स में सबसे पहले आता है फैटिक, मतलब कि थकान बहुत लगेगी। हैज़ी विज़न जो होगा कैसा हो जाएगा, थोड़ा ब्लर हो जाएगा विज़न। एक्सेसिव थ्रस्ट, बहुत प्यास लगेगी। वेट लॉस, तेज़ी से जो वजन वो कम हो जाएगा। और इंक्रीज एपेटाइट, भूख जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कुछ सिम्टम्स है इसके। फिर देखते हैं कॉजेज़ क्या क्या है। तो पहला कॉज है वो है ओबेसिटी, यानी कि मोटापा। सेकंड आता है कोल्ड ड्रिंक्स, अगर आप एक्सेसिव ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तब भी आपको जो है डायबिटीज़ हो सकती है। कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हैं इसके, ठीक है ना, जो कि अगली पीढ़ी में जो है चलते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मतलब कि आरामदायक लाइफस्टाइल, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत आरामदायक ज़िंदगी आप जी रहे हैं, तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है ना। इसीलिए कई बार क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि ये अमीरों की बीमारी है, ठीक है ना। इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होता है वो भी जो है उससे भी हमें डायबिटीज़ हो सकती है। फिर है स्मोकिंग, एल्कोहल, मतलब स्मोकिंग अगर आप करते हो तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है। एल्कोहल का यूज़ आप कर रहे हैं तो भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा भी कई कारण हैं जिससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। आगे आता है भुजंगासन, कोबरा पोज, मतलब अब हम वो आसन्स पढ़ेंगे जिनको करने से डायबिटीज़ में क्या होता है, सुधार हो सकता है, मतलब कि डायबिटीज़ हमारी दूर हो सकती है। तो पहला आसन आता है भुजंगासन। तो पिक्चर में साफ साफ आपको दिख रहा है कि किस तरह यह आसन परफॉर्म किया जाता है, ठीक है ना। फ्रॉम प्रो लेइंग पोजिशन स्टार्ट राइजिंग द अपर पार्ट ऑफ बॉडी विदाउट द सपोर्ट ऑफ हैंड्स वाइल लुकिंग अप, मतलब आपको प्रो लेइंग पोजिशन में ले जाना है। उसके बाद क्या करना है, आपने अपर पार्ट जो बॉडी का है उसको ऊपर की ओर उठाना है, उसमें हाथों का सपोर्ट नहीं लेना है, और ऊपर उठाने के बाद हमें ऊपर की ओर देखना है, ठीक है। तो ये होता है हमारा भुजंगासन। क्या क्या बेनिफिट इसके हैं। पहला आता है प्रिवेंट्स एंड केयर्स डायबिटीज़, ठीक है। दूसरा इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शंस, मतलब कि ये जो है डायबिटीज़ को तो प्रिवेंट करता ही है, साथ ही साथ जो है डाइजेस्टिव फंक्शन जो होते हैं उनको भी इम्प्रूव करता है। तीसरा फंक्शन आता है इसका केयर्स कोल्ड, काइपोसिस, ओबेसिटी, नेक स्पॉन्डिलाइटिस, मतलब कि ठंड से बचाता है। काइपोसिस जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होती है उसको भी ये दूर करता है, ओबेसिटी को दूर करता है, और नेक स्पॉन्डिलाइटिस अगर किसी को है तो उसको भी ये दूर करता है। फिर आती हैं भुजंगासन की कॉन्ट्राइंडिकेशंस। पर्सन सफरिंग विद बैक पेन एंड हर्निया शुड नॉट डू दिस, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर बैक पेन है या फिर हर्निया उसको है तो उस व्यक्ति को ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पश्चिमोत्तासन। सिटिंग विद स्ट्रेट लेग्स इन फ्रंट, लेग स्ट्रेच्ड while trying to touch the forehead to the knees, hand hold the feet, मतलब सिंपल है कि आप जो है स्ट्रेट लेग्स सामने की ओर पैर फैला लेंगे, ठीक है ना,
उसके बाद क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो फोरहेड है वो कहाँ तक आए, हमारे नीज तक आए, और साथ ही साथ हमारे जो हाथ हैं वो हमारे पैरों को होल्ड करेंगे। ये पोजीशन कहलाती है हमारी पश्चिमोत्त आसन। ठीक है, पिक्चर में आप क्लियरली दिख रहा है आपको ये कि किस तरह आसन परफॉर्म किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या क्या हैं? पहला बेनिफिट है रिलीव डायबिटिक पेशेंट। दूसरा आता है कंट्रोल वेट एंड प्रिवेंट्स ओबेसिटी, मतलब वेट कंट्रोल करता है और ओबेसिटी को भी ये प्रिवेंट करता है। तीसरा आता है क्योर्स गैस्ट्रिक इंडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, मतलब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम अगर है, इंडाइजेशन प्रॉब्लम है या फिर कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम है, उसको भी ये दूर करता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम, हर्निया, साइटिका शुड नॉट डू दिस, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर कोई हार्ट संबंधित बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, या उसको हर्निया है या फिर साइटिका है, तो ऐसे व्यक्ति को यह आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है पवन मुक्त आसन। तो इस आसन को करने के लिए क्या करना है हमें? सबसे पहले हम कमर के बल लेटेंगे। ठीक है, उसके बाद अगले स्टेप क्या करेंगे, पैरों के ऊपर की ओर उठाएंगे, ऊपर की ओर लेके आएंगे, घुटनों से उनको मोड़ेंगे और चेस्ट की तरफ लेके आएंगे, और इतना पास लेके आएंगे ताकि हमारी थाइज और हमारा एब्डोमेन जो है आपस में मिल जाए। फिर उसके बाद जो है हम घुटनों से जो है, घुटनों को जो मुड़े हुए हैं उनको अपने हाथों से पकड़ लेंगे। ठीक है ना, फिंगर्स को लॉक कर देंगे और हमारे हेड को ऊपर की ओर उठाएंगे, और इतना उठाएंगे ताकि हमारी जो नोज टिप है वो हमारे घुटनों के बीच में टच करे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक्सहेल करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे और दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे हम आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं पवन मुक्त आसन के लिए। ठीक है, पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह ये आसन परफॉर्म किया जाता है। क्या बेनिफिट्स हैं इसके? पहला बेनिफिट इसका है प्रिवेंट्स एंड क्योर डायबिटीज़। दूसरा इसका बेनिफिट आता है इम्प्रूव डाइजेस्टिव फंक्शनिंग, मतलब डाइजेशन के जो फंक्शन होते हैं उनको भी इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ ओबेसिटी और नेक स्पॉन्डियोलाइटिस से भी हमें ये रिलीफ दिलाता है। इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? पर्सन सफरिंग विद बैक पेन शुड नॉट डू दिस, मतलब कि किसी भी व्यक्ति को अगर बैक पेन है तो उसको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो इस आसन को परफॉर्म करने के लिए क्या करना है? इन क्रॉस लेग सिटिंग वन लेग इज प्लेस्ड ओवर द अदर सो दैट द फुट टचेज द अपोजिट हिप जॉइंट whereas hand supports the spine while looking back। ठीक है, पिक्चर में आप क्लियरली देख पा रहे हैं इसको कि किस तरह आसन करना है। हमें क्या करना होता है इसमें, हम क्रॉस लेग बैठते हैं पहले, ठीक है, और इस तरह बैठते हैं कि एक जो पैर है हमारा वो जो है हमारे हिप जॉइंट को टच करे और दूसरा पैर उस पैर के ऊपर से दूसरी ओर चला जाए। ठीक है, फिर साथ ही साथ जो होता है हाथ से सपोर्ट लिया जाता है ताकि स्पाइन जो है हमारी वो बिल्कुल सीधी रहे, मतलब स्पाइन को पूरा सपोर्ट मिले और पीछे की ओर हम देखते हैं। ठीक है ना, इसे बोलते हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। क्या बेनिफिट है इसके? सबसे पहला वेट और ओबेसिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, डायबिटीज़ को केयर करता है, हमारी जो स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी है उसको भी ये इम्प्रूव करता है और बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी? पर्सन हैविंग सीवियर बैक पेन, नी डिसलोकेशन, हर्निया, पाइल्स शुड नॉट डू, मतलब किसी भी व्यक्ति को अगर बहुत तेज बैक पेन है या फिर उसको नी डिसलोकेशन की प्रॉब्लम है या हर्निया उसको है या फिर उसको पाइल्स है, तो ऐसे व्यक्तियों को ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अस्थमा। तो बेसिकली अस्थमा क्या है? एक लंग्स की डिजीज़ है जिसमें क्या होता है, हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है यानी कि सांस लेने का जो रास्ता होता है, वो जो ट्रैक है हमारा वो या तो स्वेलअप हो जाता है या फिर वो पतला हो जाता है, मतलब उसमें ब्लॉकेज आ जाती है और उससे क्या होता है कि सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को बोलते हैं हम अस्थमा। सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम इसके कफ या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब कि छोटी छोटी सांस का आना, या फिर चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में टाइटनेस हो जाना। ठीक है, ये सब क्या है? अस्थमा के सिम्टम्स होते हैं। क्यों होता है? देखो, डस्ट की वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, या फिर पोलन ग्रेन से उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, एयर पॉल्यूशन अगर है तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर एनिमल स्किन के टच में आने पे भी अस्थमा वाले पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो जाती है। और जो एयर पॉल्यूशन है वो बहुत ख़तरनाक होता है अस्थमा वालों के लिए। दिल्ली जैसी जगह से दिल्ली है, दिल्ली में क्या है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे अस्थमा के पेशेंट का सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आगे आता है सुखासन, यानी कि अब हम वो आसन पढ़ेंगे जिनसे हम अस्थमा में जिनसे हमें रिलीफ मिलता है, मतलब हम अस्थमा को दूर
कर सकते हैं जिन आसन को परफॉर्म करने से। तो उसमें सबसे पहला आसन आता है सुख आसन। तो पिक्चर में क्लियरली विजिबल है कि किस तरह से यह आसन परफॉर्म किया जाता है। सिट क्रॉस लेग्ड ऑन द फ्लोर, ब्रिंग वन फुट ओवर द अपोजिट नी, प्लेस बोथ द palms on your knees and close your eyes. Breath slowly and concentrate on the breathing pattern. Continue breathing in the same way for 5 minutes. तो क्या करेंगे, क्रॉस लेग बैठ जाएंगे, एक पैर जो है वो दूसरे नी पे रखा जाएगा, दोनों जो पाम होंगे वो कहाँ पे होंगे, आपके नीज पे होंगे। स्लोली आप क्या करेंगे, ब्रेथिंग करेंगे स्लोली, और साथ ही साथ आपने कॉन्सेंट्रेट करना है अपने ब्रेथिंग पैटर्न के ऊपर, ठीक है ना। 5 मिनट तक आप ऐसी ब्रेथिंग करेंगे, आपका सुखासन हो जाएगा, ठीक। बेनिफिट क्या क्या है इसके, पहला बेनिफिट आता है केयर्स अस्थमा, दूसरा आता है काम द ब्रेन, मतलब ब्रेन को जो है ये शांति प्रदान करता है, और तीसरा बेनिफिट क्या है, स्ट्रेच द नीज एंड एंकल, मतलब हमारे नीज और एंकल जो है इससे स्ट्रेच होते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी जो मसल्स होती हैं वो डेवलप होती हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी, पर्सन सफरिंग विद जॉइंट प्रॉब्लम ऑफ नीज और एंकल शुड नॉट डू दिस, मतलब जिस भी व्यक्ति को जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं घुटने की या फिर एंकल की, तो उस व्यक्ति को यह आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सिंपल आसन है, मगर फिर भी एक कॉन्ट्राइंडिकेशन इसके साथ जुड़ी हुई है कि अगर आपको जॉइंट प्रॉब्लम है नीज की या एंकल की, तो आप इस आसन को परफॉर्म ना करें। फिर आता है हमारा चक्र आसन। तो चक्रासन कैसे परफॉर्म करना है, आपने आपकी स्क्रीन पे पिक्चर आ रखी है, ध्यान से देखिए पिक्चर को। और केवल चक्रासन की बात ही नहीं है, जितने भी आसन हैं अगर आपको उनका प्रोसीजर जानना है तो आपने क्या करना है, आपने जो है उनकी पिक्चर्स को अपने माइंड में रखना है। अगर आपने उनकी पिक्चर्स को माइंड में रखा तो उसके बाद उस आसन का प्रोसीजर आप आराम से लिख सकते हैं। तो चक्रासन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम कमर के बल लेट जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लेग्स को फोल्ड करेंगे हम नीचे से, हमारा जो पैर है उसका जो सोल है वो ज़मीन से टच होना चाहिए, और धीरे धीरे करके हम उसको अपने बटक्स तक लेके आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है फिर हम हाथों को जो है शोल्डर तक लेके आएंगे, हमारे पाम जो है वो टच होनी चाहिए ज़मीन से, ठीक है, और फिंगर की टिप्स होनी चाहिए लेग्स की तरफ को। उसके बाद धीरे धीरे हम अपनी बॉडी को जो है ऊपर की ओर उठाएंगे, ठीक है ना, और इस पोजीशन को हम होल्ड करेंगे। यह है हमारा चक्रासन। क्या क्या बेनिफिट इसके हैं, पहला बेनिफिट है इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, मतलब स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है। दूसरा है केयर्स काइपोसिस एंड अस्थमा, काइपोसिस नाम की जो डिफॉर्मिटी है उसको दूर करता है, साथ ही साथ अस्थमा को भी दूर करता है। तीसरा बेनिफिट आता है केयर्स डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रिक, पाइल्स एंड डायबिटीज़। कॉन्ट्राइंडिकेशन साथ में क्या है इसके, पर्सन सफरिंग फ्रॉम हार्ट प्रॉब्लम्स, हर्निया, साइटिका शुड नॉट डू इट, मतलब जिस भी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, हर्निया है, साइटिका है, उस व्यक्ति को आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गौमुख आसन। तो गौमुख मतलब गाय का मुख, ठीक है ना। तो जब भी कोई आदमी इस आसन को परफॉर्म करता है तो उसकी बॉडी ऐसे लगती है जैसे कि गाय का मुंह होता है, ठीक है ना। दिस आसन गेट्स इट्स नेम बिकॉज व्हेन अ पर्सन इज परफॉर्मिंग दिस आसन द बॉडी रिजेंबल्स अ काउज फेस, ठीक है। पिक्चर में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह आसन परफॉर्म करना है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, इंक्रीजेज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। केयर्स काइपोसिस, काइपोसिस को केयर करता है। केयर्स अस्थमा एंड बैक पेन, साथ ही साथ अस्थमा के लिए भी और बैक पेन के लिए भी ये लाभदायक आसन है। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है इसकी, पर्सन विद सीवियर शोल्डर पेन शुड नॉट डू दिस, मतलब जिस व्यक्ति को बहुत तेज शोल्डर में पेन हो, शोल्डर की प्रॉब्लम हो, तो उस व्यक्ति को यह आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। फिर आता है पर्वतासन। तो पर्वतासन करने का तरीका बहुत आसान है, सिंपल प्रोसीजर है बिल्कुल। सबसे पहले क्या करना, हमें क्रॉस लेग बैठ जाएंगे हम लोटस पोज में, मतलब इस तरह बैठेंगे कि एक पैर जो है वो हमारे एक नीज पे आएगा, दूसरा पैर दूसरे वाली नीज पे आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, हम अपर बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, दोनों हाथ को ऊपर लेके जाएंगे, सिर के ऊपर हाथ जाएंगे, दोनों पाम्स एक दूसरे से टच करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पर्वतासन, पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं। बेनिफिट क्या है इसके, सेम बेनिफिट्स हैं, जो बेनिफिट्स गौमुख आसन के थे वही बेनिफिट्स पर्वतासन के भी हैं। ये भी क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करता है स्पाइन की। केयर्स काइपोसिस और
केयर्स अस्थमा एंड बैक पेन। कॉन्ट्राइंडिकेशन आती है इसकी, पर्सन विथ स्वेयर एंकल प्रॉब्लम शुड नॉट डू इट, मतलब जिस भी व्यक्ति को एंकल की प्रॉब्लम हो वो इस आसन को परफॉर्म ना करे। तो ये हो गया हमारा पर्वतासन। अब आता है हमारा मत्स्य आसन। मत्स्य मन होता है मछली। जब भी कोई व्यक्ति इस आसन को परफॉर्म करता है तो उसकी बॉडी की शेप एक मछली की तरह हो जाती है, इसी वजह से इसका नाम है मत्स्य आसन। तो कैसे ये आसन परफॉर्म करना है पिक्चर में देख सकते हैं आप। सबसे पहले कमर के ऊपर लेट जाएंगे, दोनों पैरों को फोल्ड कर लेंगे, दोनों हाथ बिल्कुल हमारे रिलैक्स रहेंगे, चेस्ट को ऊपर की ओर उठाएंगे, गर्दन को पीछे की ओर लेके जाएंगे और इस तरह लेके जाएंगे कि हमारे जो सिर है उसका टॉप जो है वो फ्लोर पे टच हो। ठीक है, ये पोजीशन होल्ड करेंगे, इसे ही बोलते हैं मत्स्य आसन। क्या क्या बेनिफिट इसके हैं? पहला बेनिफिट आता है इसका केयर्स अस्थमा, दूसरा बेनिफिट है कंट्रोल वेट एंड ओबेसिटी, तीसरा बेनिफिट है हमारी जो बैक मसल्स हैं और लेग मसल्स हैं उनको ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है इसका पर्सन सफरिंग फ्रॉम बैक पेन शुड नॉट डू इट, मतलब किसी व्यक्ति को अगर बैक पेन है तो उसको ये आसन परफॉर्म नहीं करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है डायबिटीज़ के बारे में, अस्थमा के बारे में, साथ ही साथ डायबिटीज़ और अस्थमा को केयर करने के लिए कौन कौन से आसन परफॉर्म करने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हाइपरटेंशन के बारे में और इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चंस यूनिट नंबर 3 से। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ यूनिट नंबर 1, 2 और 3 के नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।